तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना। कर्ज, फर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूं फरीद काकड़। नाज़रीन, पीडीएम का जो बाज़ाब्ता इजलास है वो 15 अक्टूबर को होगा, लेकिन इम्कानात ये हैं, कुछ नाराजगियां हैं, कुछ गिले शिकवे हैं अपोजिशन की जमातों को आपस में ही। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पहले जलसा होगा, लेकिन जलसे पे भी जो कंसेंसस है वो डेवलप नहीं हो सकी, और आज ही बयान आया है खुर्रम दस्तगीर साहब का कि गुजरांवाला में जो पीडीएम का जलसा है उसको इजाजत नहीं मिली, लिहाजा जलसा जीटी रोड पे होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है वो कि कोरोना वायरस की एक नई लेयर जो है इस वक्त पाकिस्तान में आने का खदशा है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों तज़किरा किया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। तो एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही हो, तो क्या जलसों का एहतमाम जो है वो कोई सेंसेबल फैसला होगा? क्योंकि इज्तिमाआत पे अगर पाबंदी लगती है तो फिर पीडीएम की तहरीक का क्या बनेगा? इसके अलावा आज माउन खसूसी बराए इतलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो उनकी माउन खसूसी वाली जो पोस्ट है उसे इस्तीफ़ा दिया है, जिसको आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वदीद कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी। कुछ ही देर में आते हैं नाज़रीन। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं। माउन खसूसी बराए जो अकाउंटेबिलिटी हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ तहवील में जो मुल्ज़िमान हैं उनके मुआहदे करने पर रजामंद हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में एक बड़ी पेशरफ्त सामने नज़र आ सकती है। अगर नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है तो फिर पीडीएम की तहरीक का क्या बनेगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो कि मेरे ख्याल से जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि जो उनके पार्टी जो लीडरशिप हैं, जो सेकंड लीडरशिप हैं, उनके हवाले से गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी में एक इज्तिमाई एक जो हल्फ बर्दारी है वो हुई, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो उसे नाकाम करार दे रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि वो इंतहाई कामयाब है। तो एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ये मोमेंटम किस तरफ चलता है? क्या जो अपोजिशन की तहरीक है वो हुकूमत को नाकाम बनाने में या गिराने में कोई किरदार अदा कर सकती है? और अगर कर सकती है और ऐसा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? इन इशूज़ पे बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे इन इश्यूज़ पर तजिया लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। जी काका साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़रा शुरू करते हैं। आज तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो है रिज़ाइन दिया। ये मैं आपको आगाह करूँ, नाजरी को भी बताता चलूँ कि एक हिंदुस्तानी डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से कोई ब्लॉग बनाया था, कोई वीडियो बनाई थी। उसके बाद अहमद नूरानी ने आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के तहत जो है फिर तनकीद की गई साबिक डीजी ISPR और कोर कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब पे। रिज़ाइन दिया, इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज दोबारा से रिज़ाइन सामने आया है। तो डॉक्टर साहब ये अंदरूनी कहानी क्या है और ये अब एक्सेप्ट क्यों किया गया है रिज़ाइन, क्योंकि पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया गया था? काका साहब, बुनियादी तौर पे जब उनके खिलाफ एक बात आई है तो फिर उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन हुकूमत के लोगों का ये ख्याल था कि अगर अपोजिशन के दबाव पर या शोर पर या बयानात पर किसी वजीर ममलकत या वजीर का जब इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा तो ये एक रवायत बन जाएगी, और जिस साहब के बारे में भी वो इल्ज़ामात लगाएंगे फिर उसे मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। लिहाजा इसको रवायत न बनने दिया जाए, लिहाजा आप इसका इस्तीफ़ा मंजूर न करें। अब आसिम सलीम बाजवा बुनियादी तौर पे CPAC पे तो मसरूफ़ हैं, और इधर जो उन्होंने पहले ISPR में बतौर DG ISPR काम किया था वो बड़ा कतई मुख्तलिफ है। वो ऐसा होता है कि फ़ौज से लोगों को मालूमात लेनी होती है और स्पेसिफिक मालूमात लेनी होती है। जब आप सिविल में आते हैं, वज़ीर होते हैं या वज़ीर ममलकत होते हैं, तो फिर आपसे लोग जो है वो जवाबदेही चाहते हैं, फिर आपसे बात भी चाहते हैं, आपसे मुतालबात भी मनवाते हैं। तो वो कतई सूरत हाल मुख्तलिफ है। फ़ौज का ये ख्याल है कि शायद जो DG ISPR होता है वही
वही किस्म का या उसी अंदाज का काम जो है वो वजीर इत्तलात भी करता है, वजीर ममलिकत भी करता है। तो उसको इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये एक बड़ा मुख्तलिफ काम है। ये समझ लो समुंदर है और वो DGI-SPR एक नहर की सूरत काम करता है। उसे सिर्फ और सिर्फ फौज के बारे में मालूमात देनी पड़ती हैं, दुश्मन मुल्क के बारे में बात करनी होती है, लिहाजा तमाम मीडिया उसका हमनवा होता है, वो अपने आप को उसकी जगह रख के बात करता है। लेकिन जब आप सिविल में आते हैं, वजीर आते हैं, तो फिर आपकी वो सूरत हाल नहीं होती। फिर आपको सहाफत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप पर तनकीद करता है, आपको तनकीस भी करता है, आपसे सवालात भी चाहता है, जवाबात भी चाहता है, और आपको एक रेटिंग की खातिर कोने में भी लगाना चाहता है। लिहाजा बाजवा साहब को ये बता दिया गया था आने के फौरन बाद ही कुछ लोगों ने कि आप जो है मीडिया का सामना ना करें। अब जब से उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया और वो दिन और आज का दिन जो है वो वज़ीर ममलिकत के टेबल पे जो मुख्तलिफ महकमे उन्हें सौंपे गए थे उनकी फाइलें पड़ी हुई थी और किसी फाइल पर भी फैसला नहीं हो रहा था और काम का हर्ज हो रहा था। लिहाजा अब फिर ये फैसला किया गया कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, काबीना में बहुत सारे अराकीन हैं, इल्जाम जहांगीर तरीन साहब पे भी लगते रहे हैं और आपके सामने शुगर कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, जुल्फी बुखारी का नाम नेब के रडार में था, लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल जनरल बाजवा जो आसिम सलीम बाजवा साहब है उनका नाम ले रहे हैं। तो कोई पुरानी खलिश है, मसला क्या है नवाज शरीफ साहब को? क्योंकि आप सीनियर साफी हैं, आपने सारा अरसा जो है वो फील्ड में गुजारा है, तो मसला क्या है नवाज शरीफ साहब को आसिम सलीम बाजवा साहब से? देखें, जहांगीर तरीन का मामला तो कतई मुख्तलिफ है। वो सिविल के आदमी थे, वो इनके साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे और उनको तो अदालत ने जो है नाअहल करार दिया है, लिहाजा उन्हें अपने सीट से जो हाथ धोने पड़े। वही अलग बात है, उनकी बहन भी अभी सेनेटर है, उनके मामला तो अभी उनके साथ हैं। जहाँ तक तल्लुक़ है आसिम सलीम बाजवा को, वो समझते हैं कि फ़ौज के नुमाइंदे हैं या फ़ौज के आदमी हैं, लिहाजा मुक़्तदर हलकों या फ़ौज को दबाव में लाने के लिए वो सबसे ज़्यादा फ़ौजी अफराद, ख़ैर रिटायर हों या हाज़र सर्विस हों, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं, बयानात देते हैं, तकरीर करते हैं। वो ज़ुबानी पर इस्तारों में भी बात करते हैं ताकि फ़ौज को किसी तरह दबाव में लाया जाए और फ़ौज हमारी बात माने और हमें इक़्तिदार में लाए। ये उनका एक एजेंडा है, इसीलिए उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को किया। और आप देखें, अमेरिका में बैठे हुए, लंदन में बैठे हुए जितने फौज मुखालिफ हैं या बलूचिस्तान के लोग जो वहाँ पर बाहर मुल्क जाकर जिनको इंडिया पैसे देता है, या भारत का ये मेजर गुरवारिया है, या और 2-3 आदमी और हैं इंडिया के जो इसी काम पे लगे हैं कि पाकिस्तानी फौज की कोई चीज़ या फौज का रिटायर्ड या हाज़र सर्विस बंदे कोई बात उनके हाथ में आ जाए तो उसको हाथों हाथ ले उड़ते हैं और उसकी तशहीर करते हैं ताकि फौज की तजलील और फौज की इज्जत और वकार लोगों में कम हो। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जरा सियासी हालात का भी जायजा लेते हैं। इस वक्त जो है पीडीएम का जो पहला बाज़ाब्ता इजलास होगा वो 15 अक्टूबर को होगा और अब इतलात ये हैं और मेरे पास भी ये खबर है कि अब तहरीरी मुआहिदा करना चाह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा आसिफ ने जरदारी साहब के बारे में जो कहा वो आपके सामने है और पीपल्स पार्टी भी रिलेक्टेंट है, दे डोंट वांट टू फॉलो मौलाना फजल रहमान एज द अपोजिशन लीडर और द पॉलिटिकल लीडर ऑफ पीडीएम। तो क्या कोई कंसेंसस डेवलप हो पाएंगे अपोजिशन की ये जो तहरीक है इसके बीच, और पीडीएम का फ्यूचर क्या है? 15 अक्टूबर को क्या फैसले हो सकते हैं और 16 अक्टूबर को जो पहले जलसा है गुजरावाला में उसमें क्या होगा? देखिए, पीडीएम की बुनियादी तौर पर बड़ी जमातें 3 ही हैं, जिसमें एक मौलाना फजल रहमान, दूसरी मुस्लिम लीग नून और तीसरी पीपल्स पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर हमने मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा साथ दे दिया या कुछ किया तो मुमकिन है हमारी सिंध में हुकूमत ख़त्म हो जाए और हम पर ज़्यादा इताब नाज़िल हो जाए, लिहाजा हम हाथ होला रखें। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जब इंतखाबात हुए तो मैंने कहा मुस्तफ़ी हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, तो ये नहीं हुई, ये हुकूमत से मराहत लेते थे। अब चूँकि मेरे पास मदरसों की फोर्स है, तालिब इल्म मैं इकट्ठे कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, जिसका मैंने मुजाहरा कर दिया, तो दोनों सियासी जमातें मेरी तरफ देखती हैं कि मैं अफरादी कुव्वत लाऊँ और मैं इनके लिए राह हमवार करूँ। ये मौलाना साहब का मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर हमने नून लीग को ज़रा भी सहारा दिया तो मुमकिन है हम भी ज़ेर इताब आएँ और नून लीग जो उससे फ़ायदा उठाए। नून लीग का ये कहना है कि हमने अगर ज़्यादा इस मामले में कोई जोश और जज्बा दिखाया तो हम तो ज़ेर
बेताब रहेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है। अब 2 और केसेस में इश्तारी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ अंदर है, उसके बेटे अंदर हैं, तो उनके खिलाफ तो कानूनी सबूत इतने ज़्यादा हैं कि उनका बचना या आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान नहीं है। लिहाजा हम जो कुछ भी करें और पीपल्स पार्टी के लिए करें, ताकि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी पूरा जमान हो जाए और वो आ जाए। लिहाजा वो डरे हुए हैं, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी तरह भी हमारी इत्तेहादी कार्रवाई या हमारे किसी भी मामलात में उनको कोई एज ना मिल जाए या वो उभर कर नुमाया ना आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में बिल्कुल साफ हो चुकी है। सिंध में सिर्फ है, बलूचिस्तान में उसका कोई आदमी नहीं है, सरहद में उसका कोई आदमी नहीं है। तो लिहाजा ये तीनों पार्टियां अपने अपने मकासद और मफादात के लिए हैं और तीनों दिल से एक के साथ, दिल जान के साथ एक के साथ भी नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये कहता है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे को बिट्रे करती रही हैं, मुझे भी बिट्रे करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि तमाम बातों का एक तहरीरी मुआहदा हो, इनके पार्टी के कायदीन उसके ऊपर साइन करें और उसके सेक्रेटरी जनरल भी करें और 3-3 आदमी उसके ऊपर दस्तखत करें, ताकि कोई आदमी भी मुनहरफ हो तो उस मुआहदे को ये बिल्कुल सामने लेके आए और लोगों को बताएं। लेकिन ये भी ऐसी ही बात है, सोचने की बात है, जब ये अपना मंशूर तहरीरी देते हैं उसके ऊपर खड़ा नहीं होते, जब वहाँ पर करते हैं लंदन में बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं और उसके बाद मियां नवाज शरीफ काला कोट पहन के जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो ये इस बात से भी नहीं घबराते। ये जो मौलाना साहब कहेंगे साइन कर देंगे, लेकिन ये खड़े नहीं होंगे, ये एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, कहेंगे उसके ये फ़ायदा ना ले वो फ़ायदा लें। आप देखें ना कि जो कोयटा का जलसा था, उस जलसे को क्यों मुलतवी किया कि मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते कि मैं अपने मदरसे के तालिब इल्म लेके उसमें शामिल हूँ। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम जब करेंगे तो वो बरसी पे और मोहतरमा के मज़ार पे करेंगे, जो रवायती तौर पे देहात के लोग आते हैं, शहर में करने के तैयार नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि स्टेक पे आपका सब कुछ लगा है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून का चूंकि गार्ड वो तस्वर करते हैं गुजरांवाला, लिहाजा गुजरांवाला में किया जाए। तो अब गुजरांवाला मामला भी कोई नहीं मामला लगता है, क्योंकि उसकी परमिशन का भी मामला है। मुमकिन है कि आखिरी वक्त में उनको परमिशन भी दें और कोई ख़ास इस तरह का लोग निकलें। देखें काकड़ साहब, जी अगर लोग निकलते ना किसी सियासी जमात के लिए निकलते तो जुल्फकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर कोई नहीं था। उसने एक करिश्मा बनाया था, लोगों पे उसने सहर तारी किया था। अगर उसकी फांसी के ऊपर कोई नहीं निकला है तो नवाज शरीफ वगैरह पे कौन निकलता है? ये 200-400 500 1000 2000 आदमी निकाल लेंगे और उसके बाद सारा मामला ठुस कर जाएगा। इक़्तिदार, इख्तियार और जबर के खिलाफ लोग सिर्फ और सिर्फ खड़े हो सकते हैं अगर कोई नजरिए की बात हो, खत्म नबूवत की बात हो, कोई इस्लाम की बात हो, कोई मजहब की बात हो, कोई सहाबा की बात हो, उस पर तो लोग खड़े होंगे। इनकी करप्शन बचाने के लिए, इनको इक़्तिदार में लाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो है इस तरह बाहर आएंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपके दोस्त भी हैं, गालिबन दोस्त हैं, यानी क्लास फेलो तो आपके हैं, वजीर रेलवे शेख रशीद साहब बार बार कहते हैं कि नून से जो है वो शीन अलग होगी फरवरी में, कभी वो दिसंबर का कहते हैं। तो क्या नून और शीन से चले मैं शहबाज मान लेता हूँ, शेख साहब तो शीन से शहबाज नहीं कहना चाहते, पता नहीं वो शायद खान अब्बासी कहना चाह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं। क्या नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो एक पेज पे है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो ये नैरेटिव है, बहुत सारे अराकीन तो मेरे ख्याल से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की इज़हार भी कर रहे हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली में कुछ MPs अलग भी इसी बुनियाद पर हुए हैं। देखें, वो जो कह रहे हैं कि नून के 2 हिस्से होंगे, शीन और नून हो गए, उनका ख्याल है कि एक जो कि ख़ानदानी झगड़ा है, लिहाजा शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग बनेगी, और एक जो है मीम कहता है मरियम की कहता है शीन, या मीम कहता है जी वो कि मरियम की होगी, और वो अब नून भी कह रहा है, लेकिन वो शीन से मुराद जो है वो शायद खाकान अब्बासी लेता है कि नून से शीन निकलेगी, और उसके बाद वो मीम का भी अब जिक्र करता है, और शायद खाकान अब्बासी जो है वो मरियम और नवाज शरीफ के साथ है, वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। लिहाजा वो शीन और नून की बात करता है। एक बात तो ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून का मतलब मुस्लिम लीग नवाज नहीं है। ये 63 आदमी 60 नंबर जो F6 के घर में जो है ये MPs वगैरह जमा हुए था जब मियां नवाज शरीफ अटक जेल में थे, तो उस वक्त नई मुस्लिम लीग बनाई गई थी, तो उसका नाम था मुस्लिम लीग नजरियाती के तौर पर मुस्लिम लीग N दर्ज हुई है। उसमें इलेक्शन कमीशन में नवाज नहीं MNS भी लिखा गया, नवाज मुस्लिम लीग N है। N का मतलब है कि नजरियाती, और ये असल हुआ तो फिर लोगों ने इसको नून बना लिया और शीन बना लिया। लिहाजा
अभी तो सूरत हाल ऐसी है कि पार्टी में से लोग निकलेंगे, नई पार्टी ये कायम होगी और इस पार्टी के क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून खासी वीक हो जाएगी। गुजरांवाला के जलसे में सबके सामने जो इन्होंने इन हालात में कर रहे हैं, एक तो कोरोना की सूरत हाल है, दूसरी सूरत हाल है कि गुजरांवाले में इतने लोग नहीं आएंगे जो इनका ख्याल है कि बहुत लोग जमे गफीर इकट्ठा हो जाएगा, लोग कतई तौर पर नहीं आएंगे। ये महंगाई और दूसरी तीसरी भी बातें करते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है वो नहीं निकलेंगे और लिहाजा इस गुब्बारे से हवा निकलने के इम्कान ज्यादा है, सिवाय इसके कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो जाए, कुछ लोग मर जाएं, कोई एहतजाज में शिद्दत आ जाए, इस किस्म की सूरत हाल में तो हो सकता है, वैसे नहीं हो सकते। आप देखें ना, अगर होता तो कि जिस बंदे ने भी वहाँ पर FIR कराई हैं तो आज सारे शहरों में मुस्लिम लीग में जुलूस निकलते, आज़ाद कश्मीर के सदर का नाम उसमें दिया था, आज़ाद कश्मीर में जुलूस निकल जाते कि जनाब आज़ाद कश्मीर का नाम क्यों गद्दारी में और साजिश में डाला गया। लिहाजा आपको कहीं मुजाहरा, कोई एहतजाज, कोई जुलूस नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि लोगों में गर्मजोशी नहीं है। ये जिन लोगों को मफादात हैं, जिन्होंने माल लिए हैं, ओहदे लिए हैं और उनको पता है कि आइंदा हम भी पकड़े जाएंगे या आइंदा हमारा जो मुस्तकबिल तारीख है वो इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी आम जमे गफीर का इकट्ठा होना मुमकिन नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे है, वो ये बताइए कि नून शीन मीम की बात तो हो गई है, वो चौधरी निसार साहब कहाँ हैं आजकल, कब एंट्री मारेंगे, क्या इतलात है आपके पास? देखें, एक तो सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून पहले खत्म हो और फिर पीपल्स पार्टी खत्म हो और फिर ये जो मजहबी जमातों का मामला है इसको जरा से टाइट किया जाए तो फिर मुमकिन है कोई नई सियासी जमात उभरे और मियाँ नवाज शरीफ ही इसको कहें, चोई निसार कहें कि आप कुछ सूरत हाल करो। निसार की और नवाज शरीफ की आपस में बनती नहीं है। शहबाज शरीफ के साथ उसकी दोस्ती है और वो खामोश है, वो कहते हैं जी मुझे कल लोग ये ना कहें लोटा था, बेवफा था, कुछ हुआ, तो कहते हैं ये जरा अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएं और इनकी बिल्कुल मादूम हो जाए कि इनको सजा भी हो गई है और उसके बाद इश्तारी भी करार पा के हैं, मुकदमात के फैसले भी इनके खिलाफ हो जाए, तो फिर ये मैं अगर किसी पार्टी का ये कहूँ कि मैं वर्करों को या मुस्लिम लीग को जमा करने के लिए सामने आया हूँ तो फिर शायद लोग मेरी बात को दुरुस्त माने के जो है वो निसार का मामला ठीक है। एजाज उल हक भी अपने तौर पे मुतहरक है और वो मुस्लिम लीग जेड जो है जी उसके जी मामले में मुतहरक है, उसका ख्याल है कि शायद मुझ पे हाथ रख दिया जाए। देखिए, मुल्क में 2 या 3 पार्टियों का ना जरूरी है। नून और पीपल्स पार्टी अगर 2 चले जाते हैं तो PTI रह जाती है, फिर 1 या 2 नई पार्टी किसी तरह भी तैयार की जाएंगी या उभर के सामने आएंगी। ये 2 पार्टियां मुस्लिम लीग नून, देखें अदबी तहरीकों की तरह सियासी जमातों की भी तहरीकें होती हैं जो पहले आती हैं, लोग पूछते नहीं हैं, फिर वो काबिल रहम हो जाती हैं, फिर उनको कुछ वोट देते हैं, फिर वो इक़्तिदार और इख्तियार में आ जाते हैं, पीक पे पहुंच के उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और फिर नई पार्टियां आती हैं। देखिए, बरतानिया और यूरोप की बात है कि वहाँ पर 5-4 साल के बाद उनकी सारी क़यादत ख़त्म हो जाती है, पार्टी का नाम रहता है, लिहाजा वो पार्टियां कायम है। इधर पार्टी का नाम भी रहता है, वही नस्ल आती है, वही खानदान आते हैं, तो खानदानी मोरूसी जो है वो पार्टियां जाती लिमिटेड कंपनियां हैं, ये कोई पब्लिक की पार्टियां नहीं है। लिहाजा इन पार्टियों को खत्म ही होना है और उसके बाद नई पार्टियों को सामने आना है। ठीक है डॉक्टर ये एक अब्दुल सूरत हाल है। कुरैशी जी, साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपके इंतहाई मशकूर है कि बहुत आपने शुक्रिया। अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। नाज़रीन, सवाल यह है कि कोरोना की सेकंड ईयर जो है उसके आने का खदशा है और एक ऐसे वक्त में PDM का जलसा भी अब एक मोमेंटम पकड़ रहा है, तो अगर जलसे होते हैं तो कोरोना के बढ़ने का खदशा है और अगर इनको ये कह दिया जाता है कि कोरोना है तो आप ये अपने जलसे जो हैं वो कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें तो फिर गवर्नमेंट को एक स्पेस मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन को भी एक स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त इतलात ये हैं कि अपोजिशन जो मोमेंटम चाह रही है, जो एक चाह रही है कि पब्लिक आए, मोबिलाइजेशन चाह रही है, वो मोबिलाइजेशन बाहर निकालने में, वो मोबिलाइजेशन का इजहार करने में अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोई नज़र नहीं आ रही। इन इशूज़ पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफरानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, अफनान भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है। ठीक है जी, ये आवाज ब्रेक होकर जा रही है, जरा चेक कीजिए। अफनान भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि एक तो कोरोना की सेकंड लेयर का खदशा है और एक ऐसी वक्त में आपकी जो PDM है उसकी तहरीक का आगाज हो रहा है और एक मोबिलाइजेशन की फिजा होगी, तो आप नहीं समझते कि कोरोना वायरस का जो खदशा है उसके भी बढ़ने के इम्कानात हैं और आप लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डेली केसेस आ रहे हैं अभी तक कोरोना वायरस के, वो तो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। वो आप समझ लें तकरीबन
600 से 700 के करीब केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कि मतलब कि बहुत अच्छे, कीपिंग इन माइंड आपकी जो पॉपुलेशन है। तो अगर इस चीज़ को सामने रखा जाए तो कोरोना वायरस का खतरा अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन आगे चल के इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी हद तक जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उनको समझ में आ गया है कि इस बीमारी को हैंडल कैसे करना है। तो ये कुछ ऐसी ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सामने रखना चाहिए। और हमारा ये ख्याल है कि अगर इतना लो प्रोबेबिलिटी हो किसी चीज़ की होने की, तो फिर उसके ऊपर रिस्क लेना, और ख़ास तौर से ऐसे काम के लिए जिस काम की वजह से मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। अब एक एक दिन जब ये हुकूमत रहेगी, उसकी वजह से जो तबाह बर्बादी इस मुल्क में ऑलरेडी आ चुकी है, वो मजीद आएगी। उससे जो लोगों को नुकसान पहुंचेगा उसको भी सामने रख के ही हमने आगे चलना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने सामने रख के ही फैसला किया, और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि फिर क्या होता है। डॉक्टर साहब, एसओपीज अगर कोई कमी आई है, आप तो चलें जाहिर सी बात है इख्तलाफ ही करेंगे, लेकिन चाहे वजीर आज़म इमरान खान साहब की हो, तहरीक इंसाफ की हो या स्टेट की हो, एक स्मार्ट लॉकडाउन की जो एक फैसला था उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और शायद अब कोरोना की जो कमी है केसेस में, वो भी शायद उसकी बुनियादी वजह वही स्मार्ट लॉकडाउन ही है। ये बताइए कि अगर जाहिर सी बात है जब सोशल डिस्टेंसिंग है या अभी तक मेंटेन है तो केसेस कम ही होंगे, लेकिन जैसे ही जलसों का इनेकाद होगा फिर तो जाहिर सी बात है वापस वही फिजा होगी। और वहां में खदशा तो यही है कि कोरोना के केसेस इसमें बढ़ने का खदशा है। देखिए, अभी जो तकरीबन आप अगर बाज़ारों में जाएं या आप बाहर निकलें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग 70% या 80% जो प्री पेंडेमिक लेवल है उसके ऊपर, या चलें 60% तो एटलीस्ट होगा, प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर मामला ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी खुल गई हैं, स्कूल खुल गए हैं, बाज़ार खुल गए, काफ़ी हद तक जो रिज्यूम होगी नॉर्मल लाइफ। ये बातें सामने रख के हमने इसको फैसला किया है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम एसओपीज़ को खुद भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी क्या कहते हैं एडवाइजरी दें। लेकिन अब मसला आपको मैंने जैसे पहले बताया, अब इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब मुल्क में आटे चीनी की किल्लत आ गई है, मतलब कि लोग जो है वो बिल बिला उठे हैं। तो अब कितना अरसा इनको मजीद और दें कि इससे पहले कि बिल्कुल कीमा निकाल दें इस मुल्क के क्या कहते हैं इकॉनमी का, और उसके बाद फिर दोबारा कुछ सही करना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो जाए। तो हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इनको जो है घर भेजा जाए। अफरान भाई, आप नहीं समझते कि जो फैसला कुन मरहला है वो तो जब आप रिजाइन करेंगे असेंबली से तभी बनेगा, तो क्यों ना रिजाइन दे दें, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगा, इमरान खान साहब को मजबूरन न्यू इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और हुकूमत घर चली जाएगी। आप नहीं समझते कि रिजाइन करके मामला ही खत्म कर दे? क्यों आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम को भी अपने साथ लगा रहे हैं? रिजाइन कर दें, बात ही खत्म हो गई। देखिए, जो रेजिग्नेशन का ऑप्शन है वो इट इज ऑन द टेबल, तो एंड देयर आर अदर ऑप्शंस ऑन द टेबल एज वेल। तो अब हमने उनमें से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम पहले लेंगे, कौन सा ऑप्शन हम सेकंड टाइम लेंगे, कौन सा ऑप्शन हम थर्ड टाइम लेंगे। तो ज़ाहिर उसके हिसाब से फिर जो है हमने चलना होगा। इसके अंदर, इन ऑप्शंस के अंदर ये भी है कि हम पहले नो कॉन्फिडेंस मोशंस मूव करें, इसमें ये भी है कि हम प्रोटेस्ट करें कंट्री वाइड, इसके अंदर ये भी है कि हम बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज करें, इसके अंदर ये है कि हम इसकी सोशल मीडिया के ऊपर और जो इसकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसके ऊपर उसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके बाद मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवामिल हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वो ये फिर उसके बाद हम दबाव बिल्ड करेंगे कि जो अब ये रजीम है इसके ऊपर, और फिर देखेंगे कि क्या होता है आगे, क्योंकि ये मजीद मामला इस तरह अब चल नहीं सकता। अब मसला ये है कि मतलब इन्होंने मतलब आप सोचें 23 साल बाद इस मुल्क के अंदर गंदम इम्पोर्ट हो रही है, मतलब कि ये इतना ज्यादा मतलब कि इनकॉम्पिटेंसी का और करप्शन का क्या कहते हैं मतलब कि इंतहा हो गई है कि मुल्क की आपने पूरी मशीनरी जैम कर दी है। इस वक्त आपकी चीनी जो है वो मैं बता रहा हूँ कि 70-80 रुपए किलो हुई थी मुशर्रफ के दौर में, तो लोग रोडों पे आ गए थे, 115 पे पहुंच चुकी है। तो अब आप मुझे बताएं ना कि ये मामला कितना अरसा या कहते हैं इस तरह और चलाया जाए, कितना अरसा हम जो है वो इस तरह और इस मुल्क को तबाह बर्बाद होने दें। क्योंकि देखिए इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा इनका जो मामला है वो ये है कि हम जो है वो मार्केटिंग करें, हम ये बताएं कि जी हम बड़े जबरदस्त हैं। इन्होंने शहबाज गिल, फयाज चौहान और फवाद चौधरी जैसे लोग रखे हुए हैं, वो मार्केटियर्स हैं, वो उनके साथ और लोग लग जाते हैं। ये सारा काम इनका ये है कि ये टीवी पे आके ऐलान कर देते हैं किसी भी चीज का, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और जो काम करने का टाइम आता है तो कोई होता ही नहीं है। मतलब आप वजीर आजम के बेशुमार ऐलान आते हैं जिनको आप उठा के देख लें, जीरो इम्प्लीमेंटेशन। यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मैं वजीर आजम हाउस में, मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, मैं मतलब एक नहीं पता नहीं मैं साइकिल पे, मतलब डिसीजंस हैं, उनकी पॉलिसीज हैं जो भी, मतलब इन्होंने एक दफा ऐलान किया, मुझे अभी तक याद है, कि हम सरकारी अराजी जो बहुत महंगी है उसको बेचेंगे, उससे हम फंड रेज करेंगे और उससे हम मुल्क का जो है वो निजाम चलाएंगे।
नहीं वो तो खैर इस बात अफनान मतलब भाई ये समझ में ना आपको आने वाली मिसाल दे बात रहा है। हूँ। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको कि इसकी आप मुझे बताएं ना कि ये मतलब कि ये मुल्क का टाइम है, हम करप्शन की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वक्त जाया हो रहा है ये भी करप्शन ही है ना। बाकी कौमें तो अपने काम से हिसाब किताब से चल रही हैं, हम जो है वो मतलब कि एमको की तरह गोल गोल चक्कर लगाए जा रहे हैं बार बार। 6% जीडीपी ग्रोथ रेट, ये सबको पता है। देखिए इमरान खान को भी ये वाली बात पता है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, जो उनको लेके आए उनको भी पता है कि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अब जिद और अना जो है उसकी वजह से अब इस मुल्क का और कितना बेड़ा गर्क करना है हमने। अच्छा वो इस तरह तो नहीं कल कर मैं सकता। शेख रशीद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि लेकर तो अवाम आई है और अल्लाह ताला की जो है नुसरत इमरान खान साहब के साथ थी, जिसकी वजह से वजीर आजम इमरान खान आज पाकिस्तान के वजीर आजम है। तो अवाम अगर लेकर आई है और अगर आप समझते हैं कि अवाम नहीं लेकर आई तो फिर तो अवाम को आपके साथ होना चाहिए। तो आपको कितनी उम्मीद है कि आपकी मोबिलाइजेशन जो है वो बेहतरीन होगी, लोग आपके साथ सड़कों पे होंगे और पहले दिन इमरान खान साहब जो घबरा के इस्तीफा दे देंगे? देखिए हमारी जो अवामी पजेराई है उसको तो हमारी जो भी कॉर्नर मीटिंग और जलसे हुए हैं उनकी तस्वीरों से आप देख सकते हैं, हमारी कन्वेंशन हुई हैं उनमें आप देख सकते हैं। और जो इनकी अवाम में पजेराई है वो इनका भी रिसेंटली एक जलसा है रावलपिंडी में, वो भी आप देख लें, खाली कुर्सियां हैं, पूरे का पूरा जो है वो जलसा गाह खाली पड़ी हुई है। तो इनकी अवाम में पजेराई तो थी भी कभी नहीं। एक पूरी कैंपेन चलाई गई मलाइन करने के लिए पीएमएलएन और उसके लीडर्स के, और एक मुद्दा बनाया गया कि जी करप्शन है और ये और वो, उसके अगेंस्ट जो इमरान खान को मसीहा बना के पेश किया गया। वो जो मसीहा वाला सारा फैक्टर था वो अब जो है वो फिजल आउट हो गया है, हकीकत सामने आ गई है, हकीकत जो है वो बहुत बुरी है। तो अब इन चीजों को सामने रखते हुए अब हमें जो है वो कोई फिक्र नहीं है, हम जो है हम तैयार हैं अपने, और हमें हमें पता है कि अवाम में हमारे जो है वो जड़े हैं और अवाम से हमें फीडबैक आ रही है और हम उसके अवाम के हिसाब किताब से हम चलेंगे और अब अवामी फैसला करेंगे कि आगे क्या होगा। अफनान भाई, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर लाहौर में एक मुजाहरा किया गया, एक रैली निकाली गई जिसे ख्वाजा साद रफीक और दीगर लीडरशिप ने खिताब भी किया, लेकिन आपने देखा कि पब्लिक नहीं थी इतनी ज्यादा। वो मोमेंटम जो आप लोग चाह रहे हैं वो अभी तक नहीं मिला। तो अगर आप लोग आते हैं और आपका पहला ही जो आपका जलसा है वो उस हद तक कामयाब नहीं रहता जो आपकी एक्सपेक्टेशन, तो आपके पास फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए अब बात यह है कि हमारी जो जब भी आपने कभी कोई लार्ज स्केल मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है तो शुरू में आप कॉर्नर मीटिंग्स और छोटे कन्वेंशन और जलसा ही करते हैं, एकदम से एक साथ बड़ा जलसा नहीं होता। आपने जो है वो अपने अपने जो वर्कर्स हैं, अपने सपोर्टर्स, उनको मोबिलाइज करना होता है। तो हमारा जो एक बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को, 4 दिन बाद, गुजरावाला में। तो वो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि आवाम उसमें निकली हुई है। एक बात, दूसरी बात ये है कि जहां जब भी मरियम नवाज साहबा लास्ट ईयर भी निकली थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए थे। उस वक्त तो लावा अभी इतना पका नहीं था जितना अब इन्होंने लावा पका दिया है। तो अब तो जो पजेराई है आवाम में वो हमें बहुत ज़्यादा नजर भी आ रही है और हमें मिलेगी भी। और हमें इस चीज़ की नहीं है फिक्र कि आवाम नहीं निकलेगी, हमें पूरा पक्का यकीन है कि आवाम आ जाएगी। आवाम तैयार है, आवाम हमसे ज़्यादा तैयार है इस काम के लिए, तो वो आ जाएंगे। और बतौर सियासत के तालिब इल्म जो मेरे ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान की सियासत में वो ये कि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। भुट्टो से बड़ा क्रिस्मेटिक लीडर तो मैंने ना सुना ना देखा तो नहीं, लेकिन नहीं सुना कि पाकिस्तान में कोई है। तो नवाज शरीफ साहब जब जो कुछ हुआ आपने देखा पैनामा के बाद, और नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर लेकर कारवान निकल पड़े। अगर उस वक्त आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक होती तो आप शायद नवाज शरीफ साहब ना बाहर होते ना, और आज सूरत हाल कुछ डिफरेंट होती। तो मोबिलाइजेशन और पब्लिक को बाहर निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल टास्क है। नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है उसके तो आपके अपने लोग बहुत ज्यादा मुखालिफ हैं। तो क्या समझते हैं एजेंडा क्या है? क्योंकि कोई एजेंडा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा कि जिसकी बुनियाद पर पब्लिक आपका साथ दे। आप कहते हैं महंगाई है, आपने खुद कहा कि मार्केटिंग के लिए उन्होंने फवाद चौधरी और बाकी जो उनकी इंफॉर्मेशन की टीम है उनको उन्होंने रखा हुआ है। आप देखें वो मैं ये समझता हूँ आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें, पब्लिक जो है अब भी इमरान खान साहब के साथ है। ये मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, आप में भी इस इख्तलाफ कर रहे हो, लेकिन पब्लिक जो है वो शायद आपकी बात समझने से अब तक कासिर है, उनको समझ नहीं आ रही है कि आपका एजेंडा बेसिकली है क्या। देखिए हमारा एजेंडा तो बड़ा क्लियर है और वो हमने आपको बता दिया है कि हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्लियर ऑब्जेक्टिव जो है वो हो नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता आप कौन सा सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे इमरान खान को बहुत पजेराई मिलती है। हम जहाँ पे देखते हैं हमें तो लगता है कि लोग जो है उनको बुरा भला कह रहे हैं, इस हद तक बुरा भला कह रहे हैं कि ये लोग जो है अपने हलकों में नहीं जा पा रहे।
ये लोगों की वो जो लोग निकलते हैं जर्नलिस्ट बाहर, वो लोगों के इंटरव्यू करते हैं कि जी महंगाई के बारे में क्या है, वो उनका जो रिएक्शन आता है वो सबके सामने है। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि कोई इनको इनकी इनकी ओवरऑल वैसे स्ट्रेंथ सोशल मीडिया हमेशा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें 2013 या 2018 के लेवल से, तो वो तो अब कहीं कुछ परसेंटेज भी रह गई है उसकी जो इनकी पहले थी। और खाली देखें सोशल मीडिया ही सारा कुछ नहीं होता, या नॉर्मल मीडिया नहीं कुछ होता। आम खाली ये मिलन के प्लेटफॉर्म से नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं कि अवाम निकलेगी, अवाम के निकलने का कोई मसला नहीं है, और अवाम इतनी आ जाएगी कि आप लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी। और इमरान खान साहब जो हैं, उनको अगर वो ये समझते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, और अगर बाकी लोग भी ये समझते हैं वो इतने पॉपुलर हैं, तो वो करें ना जलसा, वो लियाकत बाग में या कहीं पे करें बड़ा जलसा। ये जो अभी इन्होंने किया है जलसा, उसका जो असर हुआ है पिंडी के अंदर, वो तो सारे पाकिस्तान ने देखा है। तो अगर ये इतने पॉपुलर लीडर हैं और इतना इनके पीछे आवाम, और ये आवाम से वोट लेके आए हैं, और मैंने इतने वोट लिए हैं, और इन्होंने कभी कोई जो है वो जो अपना कोई डील मेकिंग नहीं करी किसी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ, तो फिर इनको चाहिए कि ये जो है वो अपना निकालें, आवाम को निकालें, दिखाएं हमें क्या कहते हैं इनके पास क्या है। ये तो हमें ये मालूम है कि इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और आवाम के हम क्या कह रहे हैं, अभी जो रिसेंट इप्सोस का सर्वे आया है उसमें लोग कह रहे हैं 5 में से 4 लोग के मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और लोग मायूस हो गए हैं कहते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस से। उसमें अंदर सारा ये बात बताई गई है। तो अब अगर इन चीजों को सामने रखते हुए, और जो हमें आवाम से फीडबैक आ रहा है उसको सामने रखते हुए, ये प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका है हम पे भी कि हम मजीद इसको नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी कुछ नहीं कर। अब ये तो ये शोडाउन होगा दिसंबर में जाके कि क्या है क्या नहीं, उसमें फिर देखेंगे। तो 16 अक्टूबर को जलसा होगा गुजरांवाला में। देखिए हम तो करेंगे जलसा, जा रहे हैं, परमिशन ये हुकूमत ना दे तो फिर एक अलग बात है, वो फिर एक खब मचेगी, लेकिन हम करेंगे जलसा इंशाल्लाह। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि अगर हमें इजाजत नहीं दी गई तो हम जीटी रोड पे जलसा करेंगे। तो ठीक है, अगर ये देखें हमारा जमहूरी हक है, इस मुल्क का आइन और इस मुल्क का कानून इस बात की इजाजत देता है कि हम जलसा करें। अगर कोई स्टेट की पावर को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको तो फिर हम नहीं मानेंगे, फिर वो अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान जरा का ये कहना है कि वो तो मेरे ख्याल से एग्री हैं, वो चाहते हैं कि आपको इजाजत मिले। जाहिर सी बात है आपका एक जमहूरी हक है और आपको जलसे जुलूस करने भी चाहिए। लेकिन इतलात ये है कि अब 15 अक्टूबर को पहला जो बाज़ाब्ता इजलास होगा पीडीएम का, उसमें एक तहरीरी जो है हल्फ लिया जाएगा सबसे। क्या कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी नजर आ रही है? मसला क्या है? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जरदारी साहब के बारे में कहा, आप नहीं समझते कि अब तक जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही? देखिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो बेसिकली एक अलायंस है जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका अपना एक एजेंडा है, अपनी आइडियोलॉजी है, और वो उसके हिसाब से चलती है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार रही हैं बड़े बड़े अरसे। तो जाहिर है वो डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट तो आपको नजर आएगा, और ये एक नेचुरल सी चीज़ है, जब इतना बड़ा अलायंस बनता है तो उसके अंदर इस तरह होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो अलायंस है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर सामने रखा जाए तो उसके ऊपर तमाम पार्टीज जो है वो मुत्तहद हैं, और तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि इस हुकूमत को अब घर भेजा जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर जो है वो जो भी गवर्नमेंट बनाए, बेशक इमरान खान साहब अगर लोग समझते हैं कि बहुत पॉपुलर है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमें कोई मसला नहीं है। वो इस साल भी हुकूमत बनाए, अगले 500 साल हुकूमत बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन जीत के। अफरान भाई कैसे होंगे इलेक्शंस? ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सरबराह है या जो भी टीम है, वो तो आप और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वो आप लेकर आए हैं, तो फिर आपको इन पर भी एतराज है? अब नेक्स्ट जो होगी रिफॉर्म्स के बगैर तो नहीं होगी, और रिफॉर्म्स ऐसे कि जिसके ऊपर सबको एतमाद हो, और फिर इलेक्शन के बाद दोबारा वो ना कहें जो कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की तारीख में कहती आ रही हैं। ये कोई फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। नहीं, और वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब ये अफवाज पाकिस्तान का काम नहीं है कि वो इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा लें, और हमारा ये ख्याल है कि उससे उनकी साख मुतासर होती है, और हम ये समझते हैं कि अगर वो सिविल इदारे ही इसको मैनेज करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो फिर एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर कोई आके जो है वो कोई, हम नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्शियल हो, तो इसलिए बेहतर ये है कि इलेक्शन के प्रोसेस में कम से कम ये वाली एक चीज़ ज़रूर आ जाए कि जो भी सिविल इदारे हैं वो उसको मैनेज करें।
और उसके बाद डॉक्टर साहब गुज़िश्ता दिनों जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर अस्करी क़यादत से सियासी क़यादत की मुलाकात हुई थी, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया कि हम तो नहीं चाहते कि किसी भी मामले में इंटरफेयर करे, आप लोग लड़ते हैं तो फिर इलेक्शन को मुनक़िद कराने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो फौज जाकर जो है वो सिक्योरिटी और बाकी इंतजाम जो है वो संभालती है। तो क्या आप समझते हैं कि सिविल इदारे इतने क्रेडिबल हैं और इतने कम्पिटेंट हैं कि वो सारे प्रोसेस को जो है वो फ्री एंड फेयरली करवाए? लेकिन सिविल इदारों ने 2013 का, 2008 का, 1997 का इलेक्शन कराया था। जब भी सिविल इदारों ने इलेक्शन कराया है तो रिजल्ट जो है तो वो आप ही जीते हैं। नहीं, हम नहीं, पीपल पार्टी भी जीतती रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ सिविल इदारे ना पीडीएम नहीं, हम तो और पीछे है कि आप अगर आप समझते हैं कि पीटीआई सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर, भाई बात ये है कि आप ये बताएं, हम उन रिजल्ट्स को नहीं मानते जिसके अंदर कायदा कावानीन फॉलो नहीं किए गए। मैंने खुद NA 247 से इलेक्शन लड़ा था, सिक्योरिटी के ऊपर वहां पे नहीं आए हुए थे ये लोग, उधर इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बंद किया हुआ था कमरों में और इन्होंने पूरी की पूरी उसका कमांड संभाला हुआ था। और जो है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा वहां पे उस दिन जो है मतलब बदतमीजी भी की गई और मैंने सारा फर्स्ट हैंड विटनेस किया कि उस दिन हो क्या रहा था। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह इलेक्शन कराए जाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा, ये तो इल्जाम इमरान खान साहब भी लगाते रहे। मैं आपको स्टेटमेंट सुनवा सकता हूँ, हमारे सीनियर साफी उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा। ये इल्जाम तो दोहराए जाते हैं। अफरान भाई, मैं मुख्तर बिल्कुल, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, इन तमाम इशूज का, ये सियासत से हटकर फ्यूचर क्या है? इन इशूज को ठीक कैसे किया जाए कि कल कोई इल्जाम न लगाए कि मामला जो है वो खराब है? क्योंकि आप हुकूमत में होते हैं तो जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं आपने धांधली की है, आपको किसी ने फैसिलिटेट किया। अब आप अपोजिशन में आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने धांधली की, उनको फैसिलिटेट किया गया है। तो ये तो रवायत पुरानी चलती आ रही है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं ये जो पीटीआई है, देखें, ये तो बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ जो क्या कहते हैं डीप स्टेट। तो पीटीआई को तो आप 2 मिनट के लिए साइड पे रख दें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल है ही नहीं, ठीक है ना। हम ये समझते हैं पहले कि अगर आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई स्टेट का इदारा जो है वो उसके अंदर इंटरवीन करे जिस तरह के 2018 में किया गया। और ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन लेवल पे बल्कि किसी भी लेवल के ऊपर किसी सिस्टम को बिठाना हो या किसी भी लेवल पे उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। सेकंड ये है कि जो सिविल इदारे हैं उनके अंदर अगर आपने किसी प्रोसेस को चेंज करना है, हम जो प्रपोजल देंगे हमारे पास तैयार बैठे में, ये पीटीआई वगैरह जो है अगर इनके पास कोई प्रपोजल है तो हम वी आर मोर देन हैप्पी टू लुक एट इट। और हम उसके अंदर अगर प्रोसेस को कहीं चेंज करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, कोई चेंजेस नहीं लेके आने, हम उसको वी आर मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट। लेकिन कुछ चीजें हमें ग्राउंड रूल्स बनाने पड़ेंगे वरना इलेक्शन। लेकिन अफरान भाई, 2 साल हो गए हैं, अब आपने कभी रिफॉर्म की बात नहीं की। मुझे आप बता दें कि कोई आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोई बिल लेकर आए हो असेंबली में? नहीं, वो बिल तो असेंबली में क्या आएगा, बिल जहां पे आपने फवाद चौधरी और इस तरह के लोगों को लाके असेंबली में बिठा दिया, वहां पे बातचीत कहाँ होगी? वहां पे तो बदतमीजी चलती है। इमरान पीटीआई जो है, सर आप नेब के ऊपर लेके आ सकते हैं तो इलेक्शन के ऊपर भी लेकर आए, जो सबसे अहम मामला है। किस पे लेके आ सकते हैं? आप नेब के ऊपर लेकर आए हैं अपनी तजावीज, तो आप इलेक्शन के लिए भी अपनी तजावीज लेकर आते हैं। 2 साल हो गए, एक तजवीज आप मुझे बता रहे थे जो आपकी अपोजिशन की जितनी भी लीडरशिप है किसी ने आके ला के टेबल पे रखा हो, क्या है इस पे बात करें, ये सबसे बड़ा अहम इशू है। देखिए, इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स थे, उनके जो पॉइंट्स थे, वो हमने जब हमारी गवर्नमेंट थी हमने उसके अंदर उनको अकोमोडेट किया था। हम ये अब जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है उससे जो हमने लर्निंग की है उससे फिर जो हमने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कहते हैं। और वो जब भी कभी कोई बिल आएगा उसके अंदर ये वाली चीजें आएंगी, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो हम और ये देखें, एक बात और ध्यान में रखें, हम हुकूमत में नहीं है, हम अपोजिशन में है। ये हुकूमत में बैठे हैं, इनसे भी तो पूछे इन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया। ये सारे दिन बैठ के दूसरों को बुरा भला कहने के अलावा हर बंदा दूसरे बंदे से ज्यादा बदतमीज है, जो जितना ज्यादा बदतमीज है उसको उतनी ज्यादा प्रमोशन मिली हुई है। इस तरह तो नहीं चलते मामला। आप मुझे बताएं ना, उन लोगों से आप क्या बात करेंगे जो उन्हें तमीज से बात ही नहीं करनी आती, यार वो लड़ रहे होते हैं, उनसे आप क्या ये तो हमें दोनों तरफ से यही मुजाहिरा करने में नजर हम देखते हैं, यही असेंबली में हो रहा होता है। जब से ये असेंबली बनी है ना आप उनको सुनते हैं वो आपको नहीं सुनते। ये तो कोई नॉर्मल सी बात नहीं, ये तो पहले दिन से यही हो रहा है। नॉन पॉलिटिकल लोगों को लाके असेंबलियों में घुसेड़ दिया है तो वो यही हरकतें करेंगे जो वो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पीपल पार्टी से हमारे बड़े सख्त लड़ाइयां रही हैं, इख्तिलाफात रहे, लेकिन तमीज तो आनी चाहिए ना। अगर बेसिक मेहनत रिफॉर्म जो है वो आईनी तौर पर जो है वो पार्लियामेंट से ही होंगे। वजीर आज़म इमरान खान जब पहले दिन अल्फ के बाद वो तकरीर कर रहे थे, आपने उन्हें तकरीर ही करने नहीं दी, तो आप लोगों का भी तो रवैया यही रहा है।
नहीं, हम उनको इसलिए नहीं तकरीर करने देते क्योंकि वो तो है नहीं ना सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, वो आपको हम मानते नहीं नहीं मानेंगे ना, कल। हम मानते नहीं ना, हम नहीं मानते तो हम जब नहीं मानते पार्लियामेंट इस तरह तो नहीं चलेगा ना, वो आपको मानेंगे, कल आपके वजीर आजम खड़े होंगे, वो नहीं बात करने देंगे, वो कोई और कहेंगे कब्जा कर सिलेक्टेड ले, है। कल को कोई और कब्जा करके पोलिंग स्टेशनों पर रिजल्ट चेंज करके देगा ये वजीर आजम बन गया, इसको मान लो, हम मान जाएंगे। कल आप हम क्यों जब माने? आपका वजीर आजम भैया, होगा और तहरीक इंसाफ सिविल अपोजिशन में होगी, वो सब कुछ यही करेंगे, फिर इदारे, आप कहेंगे कि जो बात मैं आज सिविल- आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, कल तहरीक इंसाफ के सिविल- किसी बंदे से पूछूंगा फिर। सिविल इदारे जो हैं वो बैठ के इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू करेंगे, चलाएंगे, हमें कोई मसला नहीं, हम रिजल्ट मानेंगे। इसके है, अलावा डॉक्टर हमको ये साजिश होगी, कुछ होगा तो हम आवाम के सामने लेके आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने सिर्फ हमसे वक्त निकाला। नाज़रीन, मुख्तसरन सी बात यह है कि पार्लियामेंट ही वाहिद रास्ता है जहाँ पे कानून साजी की जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो सियासी जमात है वो सीरियस है। इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, रिग्ड इलेक्शन, रिग्ड इलेक्शन, रिग्ड इलेक्शन, फलाने ने धांधली की, फलाने ने आपको फैसिलिटेट किया, कौन आपके आज़ाद उम्मीदवार आपके पास लेकर आए, ये कोई पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी में जो 35 पंक्चर की बात होती है, तो वो भी तो इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे थे, और कितने लोग जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, कल वो नून लीग में थे, वहां जीते तो हलाल, आज यहाँ जीत गए तो हराम। तो अब सियासी जमातों को जो है वो सर जोड़ के बैठना होगा और इस बात का फैसला करना होगा कि आने वाले इलेक्शंस कैसे करवाए जाएं, किस तरह की रिफॉर्म्स की जाए। ये तो पार्लियामेंट ही वाहिद रास्ता है जहां पे इन इशूज पे बात हो सकती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।